हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग है उसकी यूनिट 4 पढ़ लेंगे। तो हाँ जी, एक चीज़ और कि कोस्ट ऑडिट का जो मेन टॉपिक है वो मैं पूरा कवर करा दूँगी आज। लेकिन यूनिट 3 का एक टॉपिक है कोस्ट ऑडिटर, वो अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि रेगुलर वाले स्टूडेंट का जो पेपर है वो कल है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोस्ट ऑडिटर वाला जो टॉपिक है वो आपका सुबह कल सुबह जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि फिर यूँ है ना कि आपका पूरा ही हो जाएगा, ये सिलेबस कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी और कोस्ट ऑडिट जो है वो आप अभी पढ़ लेना। ठीक है, तो आपकी चारों यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। सो देखते हैं कोस्ट ऑडिट क्या होता है। कोस्ट ऑडिट मीन्स कि कोई भी बंदा नहीं बल्कि इसमें ऑडिटर होता है जो कि ऑडिटिंग का काम करता है, यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग की जो आपने बुक बनाई है, जर्नल एंट्री करी है और परचेज बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स बुक में सेल्स के रिकॉर्ड होते हैं, परचेज बुक में परचेज के रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या वो आपने ठीक बनाई है, क्या आपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स प्रिंसिपल्स का सही यूज़ करा है। ये सब चेक करने के लिए हम जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं वो होता है ऑडिटर, और ऑडिटिंग का काम करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे कोस्ट ऑडिट में वही चीज़ है। तो देखते हैं कि कोस्ट ऑडिट क्या करता है। कि कोस्ट ऑडिट जो है उसमें ऑडिटर यानी जो आपका ऑडिटिंग का काम करेगा। ऑडिटिंग क्या होती है, ये देखना कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोस्ट अकाउंट जो है वो करेक्ट बनाए गए या नहीं बनाए गए, मतलब उनको वेरीफाई करना। और कोस्ट अकाउंटिंग के प्लान्स मेथड्स उनकी एडहेरेंस को चेक करना कि वो ठीक तरह से यूज़ करे गए या नहीं करे गए। ठीक है, देखो भाई ऑडिट जो है ना, ये आप पहले बीकॉम में भी पढ़ के आ चुकी हो कि ऑडिट क्या होता है। कि मैं फिर भी सिंपल मीनिंग बता देती हूँ कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग करती है, और फिर ये चेक करना, क्योंकि वो हो सकता है ना कि घपलेबाजी भी कर जाए उसमें, है ना। तो वो सब ना हो, इसके लिए या तो वो कंपनी खुद या वो बिज़नेस खुद या फिर गवर्नमेंट या फिर मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सा वो एक आदमी को, एक बंदे को नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा, और फिर वो चेक करेगा कि सारे अकाउंट्स ठीक तरह से बने हैं या नहीं बने। तो ये जो काम होता है ये ऑडिट का काम होता है, और जो बंदा ये काम करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर ऑफ कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट की नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि किसी बंदे के बारे में बोलते हैं, कोई भी इंसान ही बोलते हैं कि भाई उसकी नेचर क्या है ना। तो वैसे ही कोस्ट ऑडिट की नेचर क्या है। तो देखो भाई, एक तो ये हिस्टोरिकल नेचर का नहीं होता, मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो उसी साल उसी वर्ष उसी ईयर की चेक करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम ऑडिट तो करा रहे 2020 का और मतलब 2020 का, और हमने जो अकाउंट्स वगैरह है वो ले लिए 2018 के 2017 के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हिस्टोरिकल नेचर का नहीं होता। इसमें हम कोस्ट रिकॉर्ड की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि जो भी हमने कोस्ट रिकॉर्ड करी है कि इतने का कच्चा माल आया, इतने का हमने परचेज़ करा, इतने के हमने सेल करा, तो वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने का काम कोस्ट ऑडिट में होता है। कोस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है, और कोस्ट रिड्यूस भी हो सकती है अगर हम कोस्ट ऑडिट करते हैं तो। और इसके अलावा कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स की एडहेरेंस को चेक करता है। और इसकी नेचर में ये भी चीज़ आ जाती है कि जो भी कोस्ट ऑडिट करेगा, यानी जो हमारा ऑडिटर होगा, उसमें स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब लास्ट में जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट के बेस पे तो पता चलेगा कि ऑडिटिंग कैसी रही। राइट, एक सेकेंड। ओके, तो आपको जो ऑडिटिंग है उसका मीनिंग समझ आ गया होगा अच्छे से, कोस्ट ऑडिटिंग का। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम कोस्ट ऑडिटिंग कराते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है हम उसकी एक्यूरेसी कि कितना वो शुद्ध है ना, एक्यूरेट है, तो उसका पता लगा सके, और हम ये एंश्योर कर सके कि कोस्ट अकाउंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा उसमें जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी फ्रॉड वगैरह हुआ है, उसका पता लगा सके। और जर्नल वर्किंग जो कोस्ट अकाउंटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा, तो उसको चेक कर सके। और हमारी जो डिटेल चेकिंग जो है हम वो डिटेल चेकिंग कर सके। एक सेकेंड, देखो इसमें ना एक चीज़ और है कि
वैसे तो हम ऑडिटिंग में ज़्यादातर डिटेल चेकिंग करते नहीं, क्योंकि अकाउंट्स बना रखे होते हैं, हम जस्ट उनको चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक बना रखा है, काम ख़त्म। लेकिन अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, मतलब ये कंफर्म हो जाए कि एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, तो फिर डिटेल चेकिंग हो सकता है, अदरवाइज़ ये रिड्यूस हो सकता है। और डिसीज़न मेकिंग का ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो हम इन सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि भाई डेटा एक्यूरेट होगा और एरर फ्रॉड का पता चल जाएगा, डिसीज़न हम ले पाएंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम कोस्ट ऑडिटिंग कराते हैं। अब स्कोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब ये जो 2 पार्ट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स के हिसाब से तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये। देखो 16 मार्क्स में तो हो सकता है आ भी जाए, है ना, उसमें पूछ ले कि डिफाइन कोस्ट ऑडिट और इसकी नेचर एंड स्कोप को डिफाइन करो, तो ठीक है कर दोगे आप। लेकिन ये स्कोप के ये 2 पार्ट है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट का कॉन्सेप्ट, ये आया हमारी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन से, कि आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो जनरली क्या होता है, अगर छोटा बिजनेस है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑनर भी वही होगा, कोई एक बंदा जो होगा, और उसको मैनेज भी वही बंदा करेगा, है ना, मैनेजमेंट का काम भी। लेकिन अगर बड़ी बिजनेस है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑनर कोई और होगा और उसके नीचे मैनेजर जो लगा रखे होंगे वो उसको मैनेज करेंगे, यानी सेपरेट होती है ऑनरशिप और मैनेजमेंट। तो जिसकी वजह से जो ऑनर होता है वो मेन एग्जीक्यूटिव का काम करता है, और उसके नीचे जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं। ऑनर्स को डिसीजन का भी काम करना होता है ना, एक्शंस भी लेने होते हैं। तो इन सब की वजह से, मतलब ऑनरशिप और मैनेजमेंट के सेपरेट होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बताते हैं, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन ऑडिट ऑफ एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो ऑनर है वो एग्जीक्यूशन करेगा, कैसे वो डिसीजन लेगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में किस तरह का ऑडिट किया जाता है, तो देखिए इसमें जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन से रिलेटेड ऑडिट, अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे सब कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन ठीक है या नहीं, तो उससे रिलेटेड ऑडिट जो है वो प्रोप्राइटरी ऑडिट में आता है। नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी ऑडिट। सो देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, मतलब कितनी ग्रोथ कर रहा है, राइट। तो एफिशिएंसी क्या बताती है, हाउ वेल द कंपनी इज़ यूजिंग इट रिसोर्सेज, की कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे तरीके से, कितने वेल मैनर से यूज़ कर रही है, और लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, ये चीज़ बताती है हमारी एफिशिएंसी ऑडिट। इसमें आप इनपुट का ऑडिट करते हो, आउटपुट का ऑडिट करते हो, क्वांटिटी का ऑडिट करते हो, प्रोडक्टिविटी का ऑडिट करते हो। दैट मीन्स कि आपने रॉ मटेरियल, लेबर्स, एसेट वगैरह लगाए, तो ठीक है, तो आप उनको ऑडिट करोगे कि वो कितने एफिशिएंटली आपने यूज़ करा है उनको, मतलब कि कोई रॉ मटेरियल जो है वो वेस्टेज में तो नहीं चला गया, है ना। आउटपुट का ऑडिट की जो आपने प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज वो अच्छे से प्रोड्यूस हुए हैं नहीं हुए, प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी जो है वो जितनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं हुई, प्रोडक्टिविटी यानी रिजल्ट कैसा रहा, तो ये आपका एफिशिएंसी ऑडिट है। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट के टाइप क्या क्या है, तो कोस्ट ऑडिट जो है उसके टाइप्स को हम कोस्ट ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ करके मतलब बोलते हैं कि कोस्ट ऑडिट के टाइप में हम क्या लिखेंगे कि कोस्ट ऑडिट कराता कौन कौन है ना, तो वो इसके टाइप में आ जाएगा। तो कोस्ट ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट के भी हाफ पे भी कराया जा सकता है, गवर्नमेंट के भी हाफ पे भी कराया जा सकता है, स्टैचुरी भी हो सकता है, वो ट्रिब्यूनल के भी हाफ पे भी हो सकता है, और कस्टमर के भी हाफ पे भी। कई बार क्या होता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो कि कंपनी को मैनेज करता है, उसको लगता है कि भाई कंपनी में कुछ चल रही है गड़बड़ घोटाला, और वो देखना चाहता है कि क्या मतलब कि किस वजह से कोस्ट कमियाँ ज़्यादा आ रही है और किस वजह से प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं ना, मतलब क्या क्या कमियाँ हैं, तो उसको लगता है कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो इसीलिए ये बंदा जो है वो ऑडिट करा लेता है, ठीक है। ओके, कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी जो है ना वो टाइम पे टैक्स पे नहीं कर रही, या फिर कि भाई कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि गवर्नमेंट को जब कंपनी में कुछ ना कुछ लगे कि फ्रॉड वगैरह है या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी गवर्नमेंट जो है एक अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है और कंपनी में भेज देती है, और फिर वो जाके कंपनी में ऑडिट करता है और जो भी है उसका पता लगाता है, ठीक है, जो भी फ्रॉड वगैरह है। स्टैचुरी की भाई ये तो कानून के द्वारा होता है कि कराना ज़रूरी है, लॉ ने बोल दिया, कानून ने बोल दिया कि भाई अब तो कराना ही पड़ेगा ऑडिट, तो कंपनी को अपने रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखने चाहिए इसके लिए,
ट्रिब्यूनल जो हमारा ट्रिब्यूनल मतलब न्यायालय टाइप होता है ना, कि ये दो टाइप का होता है, इनकम टैक्स और लेबर। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कौन सा होता है कि जब कंपनी टाइम पे टैक्स पे नहीं कर रही, किसी भी तरह का कोई टैक्स है, इनकम से रिलेटेड टैक्स है, मान लो अगर वो टाइमली पे नहीं कर रही तो फिर इनको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों पे नहीं कर रही। और मान लो कि इस कंपनी का जो सामान है वो भी अच्छे से बिक रहा है, मतलब सेलिंग वगैरह अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, फिर भी नहीं कर रही, तो उसके लिए ये जो इनकम टैक्स है ये अपना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपना एक ऑडिटर अपॉइंट करती है और कंपनी में भेज देती है। फिर लेबर ट्रिब्यूनल भी इसमें लेबर की मान लो वेजेस वगैरह पेमेंट नहीं कर रही और कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद वगैरह चल रहा है, तो फिर वो लेबर ट्रिब्यूनल जो है वो भी भेज देते हैं अपना ऑडिटर, ताकि भाई करा सके ऑडिट। कभी कभी कस्टमर जो है उनके भी हाथ पे भी ऑडिटिंग कराई जाती है। तो ये थे इसके टाइप्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्यों रेलेवेंट होता है? देखो, एक तो इससे प्रॉफिट को हम एनालाइज कर पाएंगे। अगर हम ऑडिटिंग हमारी हो जाएगी तो ये तो हो जाएगा ना कि सारा डेटा तो भाई करेक्ट है, तो एक तो कंपनी निश्चित होगी, तो प्रॉफिट भी एनालाइज हो पाएगा ऑडिटिंग के साथ साथ। बजटिंग करना आसान हो जाएगा, हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगी, और साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ से भी रेलेवेंट हो गया। और अब एक बार कॉस्ट ऑडिट होगी तो सारे डाटा अच्छे से चेक हो गए, तो इससे बजटिंग तो हो ही पाएगी, साथ ही साथ हम स्ट्रेटजीज भी बना पाएंगे फ्यूचर के लिए कि कैसे हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल करें, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करें, या फिर कोई और स्ट्रेटजी भी हम बना पाए, कैसे हम हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। और जो BEP है यानी ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उस सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस और लास्ट में डिफरेंस। सो एडवांटेजेस, तो देखिए बेनिफिट्स का पिटारा है, इसके अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। तो नॉर्मल लिखे तो वही है जो हमने जो ऑब्जेक्टिव मान के चला था वो हमारी एडवांटेज बन जाती हैं आगे जाके, कि भाई एक्यूरेसी ऑफ डाटा को वेरीफाई कर पाएगा, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएगा, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। बट जब ये टॉपिक ब्रॉड में आ जाता है, मतलब 16 मार्क्स में आ जाता है और पूछ लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप और एडवांटेजेस बता दो, मान लो ये आ गया, तो स्कोप में आप लिख दोगे प्रोप्राइटरी और एफिशिएंसी एडिट, लेकिन एडवांटेजेस में फिर आप ये जो 3-4 है इनसे काम नहीं चलेगा, तो आपको सेपरेटली लिखना होगा कि जैसे शेयर होल्डर को क्या एडवांटेजेस होगी, क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। अब शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा अगर ऑडिट हो गया तो, कि उनको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की सिचुएशन क्या कितनी है, मतलब कंपनी जो है वो उनको अच्छे से मतलब रिटर्न जो है वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा होता है ना, तो उनको रिटर्न मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और टाइमली और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको ऑडिट की वजह से। कस्टमर्स जो है उनको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो ट्रू पिक्चर है वो पता चल जाती है कि उनको ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं बेची जा रही है ना, ज़्यादा महंगा तो सामान नहीं बेचा जा रहा, और अगर उनको ऐसा पता चल जाता है तो वो अपने हिसाब से ही पेमेंट करेंगे ना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होता है कि इंटरनल कंट्रोल हो पाता है, इसमें वो सारी पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि भाई कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे और अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट में आ जाएगा। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है ना, कंपनी सिकनेस में तो नहीं चली गई, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अच्छे से जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसको इन्फोर्स में लाने की कोशिश करती है, और इंडस्ट्रियल सिकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, और जो भी प्राइस एंड प्रॉफिट है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स ही हैं, वैसे तो और भी पॉइंट्स थे बट मैंने लिख दिए मेन, बाकी आप ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि आप कर सकते हो आराम से। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए भी और 16 के लिए भी है ही, तो वो देख लेते हैं क्या है। कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है? देखो भी नाम तो लगभग सेम का ही है ना, क्योंकि ऑडिट में भी इन्वेस्टिगेशन सी होती है ना, जांच पड़ताल, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी वही होता है, बट फ़र्क है क्या है। देखो
मीनिंग, कॉस्ट ऑडिट तो बताता है कि कॉस्ट अकाउंट की करेक्टनेस को बताता है कि कितने करेक्ट है, कितने ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है और वो भी सिस्टमेटिक वे में। कॉस्ट ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा है और इन्वेस्टिगेशन का नैरो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो हो सकता है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है या फिर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, सिर्फ उसी की ही इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ऑडिट में तो ओवरऑल जो कंपनी या इंडस्ट्री है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है ना। इंटरेस्टेड, कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो परसुएसिव टाइप का होता है, मतलब कि इसमें कंक्लूजन नहीं होता, लेकिन कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट, जो अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पॉलिसीज़ है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, +1 +2 में। तो उस टाइम ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पॉलिसीज़ हैं, इनसे कौन सी चीज़ बाउंडेड होती है, कॉस्ट ऑडिट बाउंडेड होती है, लेकिन कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन इनसे बाउंडेड नहीं होती। मतलब कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कन्वेंशन, रूल रेगुलेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के ऊपर पड़ता है। और कॉस्ट ऑडिट वही कर सकता है जो कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग मतलब कुछ रूल्स वगैरह जो है वो फॉलो करता हो और उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट अकाउंटेंट की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो। और कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन वही कर सकता है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट हो। मतलब इसमें एक्सपीरियंस बंदा होगा तो भी नहीं चलेगा, उसको ये रूल्स, इसमें जो भी कंडीशंस है ना वो फुलफिल होनी चाहिए। और इसमें कंडीशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, इसमें बस ये है कि वो बंदा जो है वो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो आज आपका जो टॉपिक है 4th यूनिट का कॉस्ट ऑडिट, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप इस वीडियो को चाहो तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आ जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट क्या है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप आगे, या नीड एंड ऑब्जेक्टिव आगे, या फिर स्कोप और एडवांटेजेस आगे, या फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव और साथ में मान लो डिफरेंसेस दे दिए। तो यूँ है कि 8 के पार्ट्स में भी आ जाएगा, जैसे मान लो ऐसे पार्ट्स नहीं आ जाते कि फर्स्ट पार्ट आ गया, देन सेकंड पार्ट आ गया, एक में स्कोप दे दिया, एक में डिफरेंसेस दे दिया, या फिर इकट्ठा भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, तो आप अच्छे से कर सकते हो। एक टॉपिक रह गया कॉस्ट ऑडिटर का, तो वो जो टॉपिक है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सुबह तक उसको अपलोड कर दूँ। देखो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकती, बट 99.9% मेरा यही है कि मैं कल सुबह उसको अपलोड कर दूँ। और कल 17 है, कल जिनका भी एग्ज़ाम है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि रेगुलर वालों के एग्ज़ाम जो है वो 17 से स्टार्ट है। तो कल 17 है, कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ गई, टॉपिक जो है वो समझ आ गया है ना, और तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कुछ भी डाउट है, कुछ और एक्स्ट्रा आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।